अभय सिंह चौटाला ने जनवरी 2021 में इस्तीफा दिया किसान आंदोलन के चलते। किसान आंदोलन उस समय पीक पर था और बिल्कुल किसान आंदोलन का असर था। अक्टूबर 2021 के अंदर इलाहाबाद में बाई इलेक्शन हुआ। अभय सिंह चौटाला के लिए वो बाई इलेक्शन उनके लिए सबसे अपनी राजनीतिक जीवन में सबसे बड़ी परीक्षा था। उस परीक्षा में उनको पास होना ही होना था। अगर वो वहाँ फेल होते तो उनका जो राजनीतिक करियर है वो चौपट हो जाता। सिरसा के बाद हम इलाहाबाद की तरफ चलते हैं, उसके बाद फिर ये इधर का इलाका। इलाहाबाद में वैसे तो चौटाला परिवार का गढ़ कहा जाता है, अधिकतर विधायक उनके, क्या देखते हैं आप सिनेरियो? देखिए, जैसा आपने कहा, इलाहाबाद निश्चित रूप से इनेलो का एक गढ़ रहा है। चौटाला परिवार का यहाँ दबदबा रहा है। पिछले 4 बार से लगातार अभय सिंह चौटाला यहाँ से विधायक हैं। सबसे अधिक 5 बार इनेलो से भागीराम यहाँ से विधायक रह चुके हैं। 1967 में खुद चौधरी देवीलाल जी के बेटे प्रताप चौटाला यहाँ से विधायक बने थे। 1970 में पहली बार ओम प्रकाश चौटाला ने अपने जीवन का जो पहला चुनाव जीता वो इलाहाबाद से बाई इलेक्शन जीत कर वो विधायक बने थे। तो इलाहाबाद में क्या है, इलाहाबाद भी बिल्कुल किसानी से जुड़ा हुआ इलाका है। ये राजस्थान से सटा हुआ इलाका है और यहाँ पर किसान आंदोलन की भूमिका जो है सबसे प्रभावी देखने को मिली थी। तो यहाँ से अभय सिंह चौटाला जो हैं वो खुद जो 5 सीटें जो डिक्लेयर कर चुके हैं, जिन पे खुद बोल चुके हैं कि मैं इलाहाबाद से ही लड़ूंगा, उनमें अभय सिंह चौटाला जो हैं वो इलाहाबाद से चुनाव लड़ेंगे। तो ये तय हो ही चुका है। इस बार जो कांग्रेस से हैं वो भरत सिंह बेनीवाल का नाम जो है वो सबसे टॉप पे आ रहा है। हालांकि संतोष बेनीवाल जो रिश्तेदारी में उनकी भाभी लगती हैं वो भी कांग्रेस में है और सरपंच है वो, शायद वो दड़बा कला की सरपंच हैं। दड़बा कला भरत सिंह बेनीवाल का भी गाँव दड़बा कला है। और पवन बेनीवाल जी जो बाई इलेक्शन लड़े थे और 2 बार भाजपा से भी चुनाव लड़ चुके हैं, वो भी दड़बा कला गांव से हैं और तीनों एक ही परिवार से आपस में रिश्तेदारी हैं। तो भरत सिंह बेनीवाल का नाम सबसे ऊपर है। हालांकि संतोष बेनीवाल का नाम भी चर्चा में है। वो शैलजा की कट्टर समर्थक मानी जाती हैं और जब भी कुमारी शैलजा सिरसा में आती हैं सांसद बनने के बाद, अब जब आई तो वो उनके साथ बिल्कुल अक्सर जुगलबंदी करते हुए नजर आती हैं। इसके अलावा पवन बेनीवाल जो हैं बाई इलेक्शन के बाद वो इतने सक्रिय नज़र नहीं आए जितने सक्रिय वो पहले रहते थे। वो हो सकता है 3 चुनाव हारने के बाद और ख़ास करके बाई इलेक्शन में बहुत कम वोट मिलने और जमानत जब्त होने के बाद हो सकता है उनका मनोबल टूटा होगा और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि भीतरघात भी हुई थी, उन्होंने खुलकर आरोप भी लगाए थे भरत सिंह बेनीवाल पर। तो हो सकता है वो राजनीतिक निष्क्रियता का उनका ये कारण हो। लेकिन कांग्रेस से जो फिलहाल जो मुझे लगता है कि भरत सिंह बेनीवाल और संतोष बेनीवाल 2 नाम जो हैं वो सबसे ऊपर हैं। इनेलो से अभय सिंह हो ही गए। जननायक जनता पार्टी से देखें तो जननायक जनता पार्टी के पास फिलहाल कोई बड़ा दमदार लीडर नहीं है। पिछली बार ओपी सियाग जो रहते तो पंचकुला हैं, बेसिकली वो सिरसा से, वो उन्होंने चुनाव लड़ा था और इस बार भी संभावना ऐसी है कि उनको चुनाव लड़वाया जा सकता है या फिर किसी और जाट नेता को चुनाव लड़वाया जा सकता है। बीजेपी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से देखो गोविंद कांडा भी दावेदार हैं अगर वो भारतीय जनता पार्टी में रहते हैं, लड़े थे, क्योंकि वो बाई इलेक्शन में 2021 में अचानक से उनको भारतीय जनता पार्टी ने शामिल करवाया और फिर उनको प्रत्याशी भी बनाया और वो उम्मीद से ज़्यादा 60,000 से अधिक वोट भी ले गए थे। ऐसा कह सकते हैं सेतिया साहब, क्योंकि आपके पास तो सारा डाटा रिकॉर्ड आपके जहन में रहता है कि जब से इलाहाबाद क्योंकि शुरू से ही बना है, जितने भी चुनाव हुए हैं, तो 2021 का जो बाई इलेक्शन था क्या वो बीजेपी का सबसे सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट था? हाँ, देखिए कह सकते हैं। देखो क्योंकि मार्जिन 5,500-6 हज़ार का बड़ा कम रह गया था। हम दूसरे कार्यकाल के लिहाज से कह सकते हैं। हालांकि 2018 में जनवरी 2019 में जींद का इलेक्शन, बाई इलेक्शन बीजेपी जीत चुकी थी, लेकिन दूसरे कार्यकाल के लिहाज से कह सकते हैं कि बहुत अच्छा प्रदर्शन था। इलाहाबाद में इतने वोट पहले कभी खास बीजेपी के नहीं आए होंगे। हाँ, इतने नहीं, भारतीय जनता पार्टी को इतने वोट नहीं आए पहले। वही मैं कह रहा हूँ, सिर्फ इलाहाबाद की। हाँ, सबसे श्रेष्ठ जो वोट आए थे वो 2014 के चुनाव में 58,000 वोट जो हैं पवन बेनीवाल को आए थे। उससे पहले लगातार 1967 से लेकर और 2009 तक, चाहे वो भारतीय जनसंघ रहा हो 1967 से लेकर 1982 तक और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी रही हो, तो जमानत जब्त होती रही है भारतीय जनता पार्टी की इलाहाबाद में। इलाहाबाद ही नहीं, पूरे सिरसा जिला में ही अगर हम 2 मौकों को छोड़ दें, 1967 में जैसा मैंने आपको पहले बताया दर्शकों को कि लक्ष्मण दास अरोड़ा सिरसा से विधायक बने, 1996 में प्रोफेसर गणेशी लाल बने, उसके अलावा तो जमानत जब्त होती रही है। ये तो 2 कैंडिडेट ऐसे मिले 2019 में भारतीय जनता पार्टी को, पवन बेनीवाल और आदित्य देवीलाल, जिनका अपना एक रसूख है और अपना एक प्रभाव रहा और अपना एक जनाधार रहा, जिस वजह से जमानत जब्त नहीं हुई थी।
तो जैसा कि हम इलाहाबाद की बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी से कौन दावेदार हो सकता है। गोविंद कांडा अगर भारतीय जनता पार्टी में रहते हैं तो वो सबसे मजबूत दावेदार हैं। मीनू बेनीवाल 2021 के बाई इलेक्शन के बाद लगातार इलाहाबाद के अंदर सक्रिय राजनीति में हैं। पहले वे जननायक जनता पार्टी में थे, लंबे समय से वे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला से जुड़े हुए हैं। वो एक समाज सेवी के तौर पर लंबे समय तक सक्रिय रहे और अभी इसी साल लोकसभा चुनाव से पहले रोड़ी की एक रैली में मनोहर लाल खट्टर की उपस्थिति में विधिवत वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। तो अब वो लगातार इलाहाबाद में दस्तक दे रहे हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं और अब वो परोक्ष रूप से दावा कर रहे हैं कि वो इलाहाबाद से चुनाव लड़ेंगे। तो मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से मीनू बेनीवाल और गोविंद कांडा में से कोई एक प्रत्याशी हो सकता है, कोई अगर बहुत बड़ा उल्टफेर ना हो। तीसरा नाम एक आप ये जोड़ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान में जिला अध्यक्ष है निताशा सयाग, वो भी अपनी दावेदारी जरूर जताएंगी। क्योंकि देखो राजनीति में जब आते हैं आप, संगठन एक अपनी जगह अलग चीज़ है, वो एक पाठशाला है, लेकिन असली जो जिसे कहते हैं ना कि आप पूरी तैयारी करते हैं साल भर और वो परीक्षा जो होती है एग्जाम देना, अगर आप उसमें ना बैठें चुनावी तो फिर वो आपका अधूरा रह जाता है। तो इसीलिए संगठन में आप चाहे जितना लंबा अरसा रहें, लेकिन जब तक आप चुनावी राजनीति में नहीं कूदते तब तक वो परीक्षा नहीं मानी जाती आपकी पूरी। तो निताशा सयाग भी जरूर अपनी दावेदारी जताना चाहेंगी। तो इन तीनों में से देखो किसका पार्टी टिकट देती है या किसी और का नंबर लगता है। सीधे साहब, जैसे आपने मीनू बेनीवाल का नाम लिया, हालांकि सभी लोग उनको बड़े अच्छे से जानते हैं, हम पत्रकारों से अलग आम लोगों की बात भी करें, उनको जानते हैं, उनका क्या बैकग्राउंड रहा है, कैसे कैसे उनकी शुरुआत थी, क्या उनकी पहचान थी, और सब लोग उनको अलग अलग, जिनको जो सूट करता है उस नाम से उनका नाम लेते हैं मीनू बेनीवाल का। लेकिन जैसा आपने बताया, अगर बीजेपी उनको टिकट दे देती है तो कहीं ना कहीं चौटाला परिवार का जो एक कहीं ना कहीं हम यूँ कह सकते हैं कि उस तरीके का इतिहास भी रहा है। जब इनके परिवार के सामने कोई और आकर चुनाव लड़ता है, चाहे वो डबवाली हो, इलाहाबाद हो, रानिया हो या फिर कोई और ऐसी सीट हो, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें होती तो उसको उभरने नहीं देते। तो ऐसे मतलब संकेत बन सकते हैं, क्योंकि मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मीनू बेनीवाल का अगर हम देखें, लास्ट टाइम वो जेजेपी में थे, हालांकि जेजेपी में उनको बड़ा वो कहा जाता था कि सूत्रधार थे, सारी चीज़ें हुई। हालांकि दुष्यंत ने कुछ अलग बताया उनके बारे में, अजय सिंह ने कुछ अलग बताया और दिग्विजय ने कुछ अलग बताया, यानी कि तीनों नेताओं ने, जो जेजेपी के तीनों बड़े नेता, सब ने अलग अलग बताया। हालांकि मीनू बेनीवाल अपनी एक अलग पहचान जो है वो बताते रहे हैं, लेकिन जिस परिदृश्य से वो निकल कर आए हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, तो क्या राजनीति में, उनके चुनावी राजनीति में पैर लगने दिए जाएंगे? देखिए, ये हाइपोथेटिकल सवाल है। हालांकि अगर हम अतीत के चुनावों की बात करें तो बहुत सारी जगह जब ये परिवारवाद की राजनीति हरियाणा में अलग अलग धाराएं रही हैं, जैसे राव वीरेंद्र सिंह का एक अलग कुनबा रहा है, चौधरी बंसी लाल का, चौधरी भजन लाल का, चौधरी देवीलाल का, और वो अपनी पारिवारिक लिहाज से चाहे वो अलग अलग धाराओं में भी बंटे हुए हैं सारे परिवार। लेकिन बहुत सारे मौके ऐसे भी आए हैं जब चुनाव आता है तो अंदर खाते कहीं ना कहीं सीट, जो अपनी अपनी सीटें होती हैं उनको बचाने के लिए कहीं ना कहीं, जिसे हम एक सेटिंग शब्द कहते हैं राजनीति में, तो वो होता है। लेकिन अब ये भविष्य के गर्भ में कि वो परिस्थितियां किस तरीके की रहती हैं, और लेकिन जितनी कड़वाहट अब चौधरी देवीलाल परिवार की अगली पीढ़ियों में आ चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि वो उस तरीके के संबंधों में सुधार की गुंजाइश कोई बाकी बची है। क्योंकि आप ये देखिए, जब एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होना बंद कर दिया जाए, देखिए 1993 में चौधरी रणजीत सिंह किनारा कर गए थे लोकदल से और अपने पिता से भी दूरी बना ली थी और कांग्रेस में चले गए थे। और वो रणजीत सिंह जो जिनके पिता चौधरी देवीलाल ने 1971 में एक बार कांग्रेस छोड़ने के बाद ताउम्र कांग्रेस की तरफ रुख नहीं किया जी। लेकिन चौधरी रणजीत सिंह के राजनीतिक दूरियां जरूर बन गई थी, लेकिन पारिवारिक दूरियां नहीं बनी थी। आज भी उनके रिश्ते चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से, चौधरी अजय सिंह चौटाला के परिवार से उसी तरीके से बरकरार बने हुए हैं जी। तो लेकिन 2018 के घटनाक्रम के बाद जो जजपा और इनेलो से निकलकर जजपा का गठन हुआ, और उसके बाद जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगे, ऐसा पहले कभी नहीं देखने को मिला चौधरी देवीलाल के परिवार के सदस्यों में। तो मुझे नहीं लगता कि उस तरीके की चीज़। और फिर दूसरा फैक्ट आप ये देख सकते हैं कि अभय सिंह चौटाला ने जनवरी 2021 में इस्तीफा दिया किसान आंदोलन के चलते। किसान आंदोलन उस समय पीक पर था
और बिल्कुल किसान आंदोलन का असर था। अक्टूबर 2021 के अंदर एलनाबाद में बाई इलेक्शन हुआ। अभय सिंह चौटाला के लिए वो बाई इलेक्शन उनके लिए सबसे अपनी राजनीतिक जीवन में सबसे बड़ी परीक्षा था। उस परीक्षा में उनको पास होना ही होना था। अगर वो वहाँ फेल होते तो उनका जो राजनीतिक करियर है वो चौपट हो जाता, क्योंकि वो इकलौते विधायक थे और वो इकलौती विधायकी बचाना और एक वो संदेश जाता है। उस बाई इलेक्शन में आप देखिए कि चौधरी अजय सिंह चौटाला के परिवार ने चौधरी अभय सिंह चौटाला को हराने के लिए पूरी ताकत लगा दी, पूरा जोर लगा दिया था। तो मुझे नहीं लगता कि संभावना कहीं उस लिहाज से अजय सिंह चौटाला परिवार और अभय सिंह के साथ वो बची। हाँ, दूसरे सदस्यों के लिहाज से आप कह सकते हैं। देखो, आदित्य देवीलाल का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है डवाली से। चौधरी रणजीत सिंह चुनाव लड़ेंगे, अभय सिंह चौटाला पहले ऐलान कर चुके हैं। सुनैना चौटाला भी चुनाव लड़ सकती हैं, करण चौटाला भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो इस तरीके से दिग्विजय चौटाला भी जजपा से चुनाव लड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि बाकी जो सदस्य हैं, रणजीत सिंह हैं या आदित्य हैं या अभय सिंह चौटाला हैं, उनमें कुछ तालमेल, वो हाइपोथेटिकल चीज़ें कि हो सकता है परिस्थितियों के अनुसार वो बना लें। ठीक है, ये बात रही एलनाबाद की।